वेलकम टू ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अ, 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर नेट इशू बहुत ज़्यादा था। इस वजह से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सका और जिसकी वजह से लेट हुआ हूँ। तो एनी हाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आई हैव रिसीव इन माई कमेंट सेक्शंस एंड व्हाट्सएप एज वेल। आज मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ जो मुझे व्हाट्सएप पे जो मुझे यूट्यूब में पे वीडियो पे मिले, कमेंट सेक्शन में मिले। और इंतहाई अहमियत वाले सवालात हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई सवाल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट निकल आता है। और साथ इंतहाई एक अहम अपडेट है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। इंशाल्लाह वो हम आपको लास्ट में देंगे कि अपॉइंटमेंट की इस वक्त क्या अपडेट्स है। फिल वक्त जो हमारी चीज़ें हैं वो यही हैं कि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स दूँ। आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए एंड फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि ताकि आप तक सारी अपडेट्स टाइमली पहुंच सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं ताकि कम टाइम लूँ। मेरी वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही हैं। उसकी वजह ये कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में देने पड़ते हैं, किंतु जल्दी-जल्दी भी देने पड़ते हैं। जो मैं समझता हूँ कि पता नहीं यार समझ भी आएँगे कि नहीं आएँगे। तो बात ये है कि अगर थोड़ा-सा जल्दी हो जाए ना क्वेश्चन के आंसर तो काइंडली उसे थोड़ा-सा स्लो करके सुन लिया करें ताकि आंसर क्लियर आपको समझ आ जाए। उसकी वजह है कि टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है। एनी हाउ अभी भी टाइम बातों में नहीं जाते हम। जनरल डिस्कशन में नहीं जाते, हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है जी, रजब ने 2 घंटे पहले पूछा है। रजब अली इसका नाम है। तो और इस बच्चे का ताल्लुक है केपीके से। तो ये बच्चा कहता है कि मालाकंड डिवीजन में मैं रहता हूँ, जो कि टैक्स फ्री जोन है। शुड आई हैव टू गो फॉर द टैक्स exemption certificate or I have to make FPR tax return? As my father is a government teacher and also my sponsor, but don't know how much longer it will take make FBO tax return documents. And sir, please guide me accordingly. I will be very thankful. First of all, Rajab Ali, welcome to my channel. बेटा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जो भी आपके जो मकासद हैं अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ करे। सो लेट्स मूव टुवर्ड योर आंसर। आपका ताल्लुक मालाकंड डिवीजन से है जो कि टैक्स फ्री जोन में आता है। आमतौर पर आपको एफबीआई टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इस सूरत में आपको टैक्स इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ताकि ये साबित हो सके कि आपके इलाके में टैक्स लागू नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस जहाँ पर आप टैक्स पे नहीं कर रहे तो आप डिपार्टमेंट से क्या करेंगे, टैक्स इमिग्रेशन सर्टिफिकेट से आप क्या लेंगे, आप नॉन टैक्स पेमेंट वाला एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो आप उसको साथ रखेंगे लेकिन साथ उससे आपने अटेस्ट भी करवाना रजब। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके केस में जो का आपके वालिद जो है ना वो स्पॉन्सर है गवर्नमेंट। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि यू हैव टू टाइप डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ताकि ये शो हो सके कि आप टैक्स फ्री एरिया में रहते हैं। ठीक है, डोमिसाइल इस बात का प्रूफ होगा कि आप जो है ना वो किस इलाके में रहते हैं। टैक्स इमिग्रेशन से सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए एफबीआर से। ठीक है, मिल मिल जाएगा आपको वो, उसको अटेस्ट करवाना है आपने। और अगर वक्त पर ही सर्टिफिकेट ना बन सके तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एफबीआर की नॉन फाइलर स्टेटस भी कबूल कर लेती हैं, मगर बेहतर है कि आप इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक हो गया। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। कि कुछ आंसर रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अपॉइंटमेंट कब ओपन होती हैं और कब एंड होती हैं? मेरे बच्चे अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। उसमें मेन यही है कि जो बीएलएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि किस टाइम पे जो है ना वो ओपन होगी। तो उसका जो बेस्ट टाइम है ना, मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप देखिए उसमें जो मैंने टाइम बताया था ना, रात 12 बजे से 3 बजे तक जो है ना वो एक सूटेबल टाइम है। और इसके अलावा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे भी सूटेबल टाइम है, जिसमें आपको स्लॉट्स अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मिल सकती है। अदरवाइज़ 2-2 3-3 जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो रही हैं और वो जो इंस्टेंटली जो है ना वो बुक भी हो रही हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जो है ना वो कब ओपन हो रही हैं, कैसे ओपन हो रही हैं। तो ये हमारे पास कोई एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं है, इवन तो बीएलएस भी नहीं आपको बता सकता। अच्छा जी, next question is, sir, can my relative or friend living in Italy book a visa appointment on my behalf by entering all of my information? अच्छा जी, उसका तरीका ये कि ले तो सकता है आपका, आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसे आपका दोस्त ले तो अगर रहता है तो वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। लेकिन वो बीएलएस जो एम्बेसी है उसके ऊपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसको ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट के लिए होने वाला पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है, ईमेल एड्रेस आप ही की हो, एंड देन कंफर्मेशन मेल या अपॉइंटमेंट लेटर आपको भेज दे ताकि आप प्रिंट उसकी ले सकें।
लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको खुद हाज़िर होना होगा, कोई और आपकी जगह नहीं जा सकेगा। सो इट्स शॉर्टली आंसर यही है कि येस यू कैन स्क्यू, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, योर क्रेडेंशियल शुड बी वेरी ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिनके लिए पोर्टल ओपन हुए हैं, क्या इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है या इसके लिए इटली जाके अप्लाई कर सकते हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जैसे डीएसयू हो गया, ईडीआईएसयू स्कॉलरशिप हो गया, अगर पोर्टल अभी ओपन नहीं हो तो ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है, ठीक है? वरना आपकी एप्लीकेशन लेट मानी जाएगी और स्कॉलरशिप मिलने के इम्कानात कम हो जाएँगे। इटली जाकर भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ तभी मुमकिन है जब यूनिवर्सिटी या रीजनल अथॉरिटी का ऑफ़लाइन लेट एप्लीकेशन ऑप्शन मौजूद हो। ज़्यादातर केसेज़ में ऑनलाइन एप्लीकेशन ही माने जाते हैं। तो अगर आप मेरी राय पूछें तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पाकिस्तान से ही जो है ना ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करके जाएँ, ताकि आपका जो है ना वो आपका स्कॉलरशिप को कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट 6 से 7 माह पुरानी हो और उसमें 25 लाख रुपए भी 6 माह तक ट्रांसफ़र हुए हों एंड उसका प्रूफ भी हो कि लैंड सेल की थी फादर ने एंड 6 मंथ्स में कैश इन इन एंड आउट भी हो, देन मेरी स्टेटमेंट में क्या कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल भी इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपने सोर्सेज़ भी बता दिए, लेकिन आपको बात बताता चलूँ कि आपकी जो एंडिंग अमाउंट है ना वो चेक की जाएगी, वो 22 से 25 लाख के दरमियान में है या नहीं है। वो 25 लाख आप इन आउट करें, 30 लाख करें, इट्स ओके, दैट विल बी वेरी गुड, बट द थिंग इज दैट व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना है तो देन देयर इज नो इशू, आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई अप्लाइड इन प्लीमेरो, got acceptance and admission summary forward to Islamabad Embassy. I also applied in ERSU scholarship, but results are pending. My university gave me option of letter fee submission and my admission summary is free. Section is there mentioned funding, sport, accommodation. Now I have question. If I apply for the visa interview, embassy will ask me about the fee and their scholarship award documents. If I show self-sponsored bank statement, then how I may justify? अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आपने फुली स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया है ना, फुली फंडेड, जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन भी है, आपका मील भी है, आपका अलाउंस भी है, ट्रैवल अलाउंस भी है और स्टाइपेंड भी शामिल है, तो देन यू डोंट नीड टू शो एनीथिंग इवन दो बैंक स्टेटमेंट टू, बट यू हैव टू शो स्कॉलरशिप ट्रांसक्रिप्ट कि यस आपको स्कॉलरशिप मिल गया है। फिर भी मैं डिटेल में आपका इसका आंसर दे देता हूँ। जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने लेटर फी सबमिशन का ऑप्शन दिया है, तो आपके एडमिशन समरी में फंडिंग, स्पोर्ट अकोमोडेशन लिखा है, ये खुद एक प्रूफ है कि आप फीस पूरी अदा करना ज़रूरी नहीं है। आप ये एडमिशन समरी इंटरव्यू में बतौर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। स्कॉलरशिप रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो आप एम्बेसी को बता सकते हैं कि ईआरसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है मगर रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ। इस सूरत में वो आमतौर पर आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं ताकि यकीन हो सके स्कॉलरशिप ना मिलने की सूरत में भी आप अपनी तालीम और इलाज का खर्च उठा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है वो फुली फंडेड है और अगर आपको अभी तक वहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो डेफिनेटली अगर आप अपना अपना वीज़ा क्लियर करना चाहते हैं, रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू शो बैंक स्टेटमेंट ताकि ये क्लियर हो जाए कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता ना तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी अपनी पढ़ाई का एक्सपेंस खुद से बियर कर सकते हो। तो बेसिकली जो बैंक स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो है ही यही कि यस यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इन इटली और एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हाइल स्टडीइंग। तो ये बैंक स्टेटमेंट अगर आप अटैच कर लें इफ़ योर स्कॉलरशिप इज़ पेंडिंग। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर है, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए तो आपने क्या करना है, आई एम फुली केपेबल ऑफ सपोर्टिंग माई स्टडीज इन केस द स्कॉलरशिप इज डिलेड और नॉट अवॉर्डेड। दिस इज माई प्रूफ ऑफ फंड्स वाइल आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द ईयर स्कॉलरशिप मैरिड। ठीक है, लेकिन आप उस स्टेटमेंट आप मैंने बताया है अगर आप लगा रहे हैं तो इट विल बी वेरी गुड। अगर आप स्टेटमेंट जो भी लगा रहे हैं ना तो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, वो पैसे कहाँ से आए हैं, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप का केस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जी, क्या डीओवी वॉक इन फैसिलिटी है? जी बेटा, आम तौर पर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए इटली के सफारत खाना काउंसलेट में वॉक इन फैसिलिटी नहीं होती बल्कि पहले से अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। तो आप जब तक अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो आप वो कैसे करवाएंगे? बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, इन चीज़ों को आप ख्याल रखें, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन कुछ औकात में अगर आपके शहर या रीजन में दरख्वास्त कम है तो वो लिमिटेड वॉक इन सबमिशन कर देते हैं, मगर ये रेयर केसेस होता है, 100 में से 1 केस होता है। मतलब सिंपल इज दैट यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, देन यू कैन
check declaration of value in Italy embassy. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास आया है बेटा, लैंड रजिस्ट्री लगा रहे हैं और लीज एग्रीमेंट विद अपोसाइल, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन है शायद 300 ओवर लास्ट 3 मंथ्स में, 25 प्लस पेजेस की स्टेटमेंट है, उस यूज करते बैंक अकाउंट बैलेंस 2.5 मिलियन मेंटेन फॉर 45 डेज। दैट्स गुड, अमाउंट तो अच्छी है, 45 डेज भी ठीक है, बट सेम आंसर है जो मैंने पहले बताया कि क्या आपने वो चीज़ें सारी जस्टिफाई की हैं, वो जो 2.5 मिलियन है वो कहाँ से है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, उनके इन इन कैसा हुआ है, आउट कैसे हुआ है, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने जेन्युइन एक चीज़ की है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंड भी बेची है, लीज पे भी ली है, कुछ भी किया है, उसके डेफिनेटली आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो प्रॉपर्टी जो आपने सेल आउट की है ना, तो उसकी आपके पास कोई तो रसीद होगी। जो आपने लीज पे ली है या दी है, कोई तो एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट आपने साथ अटैच कर लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 300 प्लस ट्रांजैक्शन एक्चुअली इस बात का सबूत है कि शो मनी नहीं बल्कि रेगुलरली यूज आउट है। बाज़ औक़ात होता है कि लोग सडनली जो है ना वो बना लेते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, इन्वेस्टर से बना लेते हैं, 6 मंथ्स की बनवा लेते हैं, 3 मंथ्स की बनवा लेते हैं। उस वो बिल्कुल क्लियर, वो चीख-चीख के ये कह रही होती है एम्बेसी के ऑफिसर के सामने कि ये बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है। जो रेगुलर यूज़ हुई होती है ना ट्रांज़ैक्शन, मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपका सबसे पुराना बैंक है ना, वहाँ पर आप पैसे डिपॉज़िट करवाएँ, चाहे अपनी लैंड बेच के कराएँ, प्रॉपर्टी बेच के करवाएँ, किसी से कर्ज़ा लें, गिफ्ट लें, व्हाटएवर, उसमें कराएँ। क्योंकि आपका वो जितना बैंक पुराना होगा, उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक आपकी क्या होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी। ठीक है? नेक्स्ट जी, उसके बाद मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, स्टेटमेंट अगर 25 पेजेस की है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कवर लेटर साथ लगा दें, मेंटेनेंस लेटर साथ लगा दें, विल बी फाइन। जो फंड्स का सोर्स है, ज़मीन बेची है, उसका लेटर साथ लगा दें, मैंने आपको अभी बता दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट विल बी वेरी गुड। और हाँ, जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं, उसे अपोसाइल करना और नोटराइज़्ड करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये लाज़मी आपने करवाना है। सो योर केस विल बी परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। सर, इटली में सितंबर के अलावा भी कोई इनटेक होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इटली में फॉल इनटेक सितंबर ही नहीं बल्कि स्प्रिंग इनटेक फेब में भी होता है, मगर इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ये है कि सितंबर में जो फॉल इनटेक होती है, इसमें ये सबसे बड़ा और मेन इनटेक है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम ऑफर होते हैं और स्कॉलरशिप के ज़्यादा मौके इसी इनटेक में होते हैं। फेब इनटेक जो स्प्रिंग इनटेक है, यानी जो सर्दियों में स्टार्ट होती है, उसमें महदूद यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्रोग्राम ज़्यादातर मास्टर्स, स्कॉलरशिप ऑप्शन कम होता है, इसलिए जो है ना, जो यहाँ पर लोग कम अप्लाई करते हैं, सितंबर में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप या ज़्यादा ऑप्शन चाहते हैं तो सितंबर इनटेक बेहतर है। अगर जल्द जाना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक कोर्स मिल जाएगा और फरवरी इनटेक भी मुमकिन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ गाइड मी, रीजनल स्कॉलरशिप जो नीड बेस होते हैं, उनके लिए पाकिस्तान से अप्लाई करना ज़रूरी होता है या वहाँ जाकर अप्लाई करना ज़रूरी होता है? अच्छा, ये पहले क्वेश्चन हमारा गुज़र चुका है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप पाकिस्तान से ही अप्लाई करके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये अक्सर लाज़मी होता है। वहाँ पर अगर आप जाके अप्लाई करेंगे कोई पोर्टल के इश्यू की वजह से, तो मेबी आपकी एप्लीकेशन लेट सबमिट होने की वजह से रिजेक्ट हो जाए। सो बेटर टू बी सबमिट इन पाकिस्तान एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। अच्छा जी, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई करें पोर्टल पे, इटली जाकर सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कराएँ, तो ये काम पाकिस्तान से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वीडियो देखी है, काफ़ी नॉलेज मिलती है। बड़ी मेहरबानी सर, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपसे चाहिए थी कि क्या कोई एज लिमिटेशन होती है बैचलर में एडमिशन लेने के लिए? क्योंकि मेरी एज 31 साल है और मेरी सिस्टर की 32 साल है फॉर बैचलर एडमिशन, बिकॉज़ हमें किसी कंसल्टेंट ने कहा कि हमारी एज ज़्यादा है, तो हम एलिजिबल नहीं हैं और फॉर इटली। अच्छा, अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। इटली में बैचलर के लिए उम्र की कोई ऑफ़िशियल लिमिट नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना यूनिवर्सिटीज़ है और ना ही वीज़ा एम्बेसी की तरफ से है। आप अगर आपकी एज 31 है और 32 साल की भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 2 चीज़ों का आपने क्या ख़्याल रखना है, डॉक्यूमेंट्स एंड एकेडमिक गैप जस्टिफिकेशन। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है शुड बी वेरी क्लियर एंड अटेस्टेड, एंड जो गैप है, स्टडी गैप है, उसको आपने वेल जस्टिफाई करना है कि उस 5 साल के दौर में, उस 10 साल के दौर में आप क्या करते रहें, कोई शॉर्ट कोर्सेज़ करते रहें। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ जॉब लेटर लगाइए, एक्सपीरियंस लेटर आप लगाइए। अगर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग का एक्सपीरियंस लगाइए ताकि वो गैप कवर हो, कि आप फ़ारिग नहीं बैठे, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है, जॉब एक्सपीरियंस मैं बता चुका हूँ, सीवी और मोटिवेशन लेटर में ये गैप पॉजिटिव अंदाज में एक्सप्लेन आपने करना है कि आपकी स्टडी इतनी लेट क्यों हुई और आप क्यों
इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। वीज़ा ऑफ़िसर को कन्विंस करना है, अपने वीज़ा ऑफ़िसर को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि आप वाक़ई पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, सिर्फ़ इमिग्रेशन के लिए नहीं जा रहे। अगर आपका करियर प्लान क्लियर है और एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद उम्र ज़्यादा होने से इटली में बैचलर के लिए इनएलिजिबल नहीं होते। बस लॉजिकल गैप जो है ना उसको लॉजिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि ये आपका गैप क्यों है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2015 में मास्टर्स किया है या पोस्ट बैचलर किया है आपने, अब आप मास्टर्स करना चाहते हैं 2024 में। ये जो 2015 से लेकर 2024 तक का गैप है इसे आपने एक्सप्लेन करना है कि आप इस टाइम में क्या करते रहे। कोई सर्टिफ़िकेशन की है 1-1 साल की, 2-2 साल की, या कोई जॉब करते रहें अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। अगर तो आप कोई जॉब करते रहें तो डेफ़िनिटली आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है? और अपनी जॉब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, ताकि आपका जो गैप है वो वेल जस्टिफ़ाई हो जाए और आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। शॉर्टली यही है कि ऐज की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर इम्तिहाना का पोर्टल कोई और लॉगिन करे तो प्रीवियस डिवाइस पे ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस लॉग आउट हो जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी फीचर है कि अगर किसी और आपने उसको लॉगिन किया है और उसके बाद आपने उसको आउट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर हो जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा पिछली डिवाइस से जहाँ पर आपने ऑफ मीन लॉग आउट हो जाएगा, ताकि आपका जो डाटा है वो सेफ रहे, ताकि कोई से भी यूज़ ना करे। एक ही डिवाइस पर सेम ब्राउज़र से बारी-बारी इस्तेमाल करें। ये क्रेडेंशियल्स शेयर करने की बजाय वो शख्स रिमोट एक्सेस से आपके डिवाइस पर काम करे। टीम व्यूअर वगैरह के ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर डीओवी में एंड वीज़ा के लिए अलग-अलग अपॉइंटमेंट लेनी होती है या अपॉइंटमेंट में ही डीओवी के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? अच्छा जी। जी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और वीज़ा के लिए अलग-अलग अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, ये दोनों प्रोसेस अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डीओवी अपॉइंटमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है? पहले डीओवी मुकम्मल करके आपको असल डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं। बगैर डीओवी के ज़्यादातर केस में वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। वीज़ा अपॉइंटमेंट ये स्टडी वीज़ा के लिए है। इसमें आपको डीओवी की वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बाकी वीज़ा डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। इसकी तरतीब ये है, पहले डीओवी अपॉइंटमेंट लेकर प्रोसेस मुकम्मल करें, फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करें डीओवी होने के बाद। ठीक हो गया? डीओवी मुआफ़ा से अटैच्ड होती है तो बेटा ऐसा नहीं है, डीओवी बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ आपकी एजुकेशन है, जिसमें आप जो है ना इटली से वेरीफ़ाई कराते हैं कि आपका एजुकेशन का लेवल इटली में क्या है। तो ये मुआफ़ा से टेस्ट नहीं होंगे, ये आपके क्या होंगे, सबसे पहले आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री वो एचईसी से आपने टेस्ट करवानी है अगर मास्टर्स या एमफिल की हैं। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने टेस्ट करवानी है। इसके बाद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपने इटली एम्बेसी में सबमिट करने हैं। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करता है। असल डीयूवी प्रोसेस इटली का सफारत खाना ही करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो भी मैंने आपको बताया डीओवी वाला। तो अब बात कर लेते हैं अपनी अपॉइंटमेंट की कि अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट है। अपॉइंटमेंट की जो अपडेट्स हैं वो कोई ख़ासी अच्छी नहीं है। अभी रिसेंटली एक हमारी यूट्यूब फैमिली में से हमारी एक मेंबर है, फीमेल है, तो उनके एक एजेंट से रब्ता हुआ है। तो उसने कहा है कि आप हमें पैसे बाद में दीजिएगा, पहले हम आपकी अपॉइंटमेंट आपको देंगे। तो वो बच्ची की, हमारी बेटी की जैसी अपॉइंटमेंट सिक्योर होगी तो डेफ़िनेटली हम आपको कोशिश करेंगे, हम आपको रेफ़र करें। मैंने उससे कहा है कि जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट ओके हो जाती है, प्लीज़ लेट मी नो कि हम अपने बाकी स्टूडेंट्स की भी जो है ना हेल्प आउट कर सकें। लेकिन जो एजेंट ने उससे जो कॉस्ट चार्ज की है अपॉइंटमेंट की, वो 4.5 लाख रुपए, आप इस बात को ज़हन में रख लीजिए। वो मैंने रेफ़र नहीं किया, उसने खुद ढूँढा है। जैसा कि मैं आपको शुरू दिन से बता रहा हूँ कि आपने एजेंट खुद ढूँढना है, खुद से देखना है। ये है कि मैं आपको टिप्स ये दे सकता हूँ कि जब भी आपने किसी से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो वो तो बहुत बड़ी अमाउंट पहले नहीं मांगेगा। सेकेंडली वो जब भी आपसे आपको कुछ प्रोसेस के बारे में बताएगा कि ये प्रोसेस ऐसे होता है। और एक आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी से इस तरह के मामला करने लगें, एक आप स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने इतने पैसे दिए हैं, इस काम के लिए दिए हैं, ताकि उसके भी सिग्नेचर हो जाए, आपके भी हो जाए, आपका आईडी कार्ड भी आ जाए, उसका भी आईडी कार्ड हो जाए, ताकि कल को कुछ ऊँच-नीच होती है तो आप उस स्टाम्प पेपर को आप यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो मैंने अपॉइंटमेंट के हवाले से भी आपको दी है, और आपके कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल थे, जिसके आंसर्स मैंने आपको दिए। होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं।
और व्हाट्सएप पे भी जो है ना वो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है, स्कॉलरशिप के लिए कि आप कि कौन-सी कंट्री में मूव कर सकते हैं, ईज़िली मूव कर सकते हैं, विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी मूव कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शाओली सनान बिन मंसूर।